डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 31 छिपा हुआ दुनिया का धन कुबेर। विक्रम जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? चंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर लिए, जो वास्तव में एक अभूतपूर्व सेवा थी। हमारे लिए 82 लफाइट की 2 बोतलें लाओ और अपना सबसे महंगा कैवियार सेट मील तैयार करो। अगर कोई कमी होगी तो हम आपको बता देंगे। विक्रम सिंह ने कहा। वे आने से पहले ही खाने पीने के बारे में चर्चा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सीधे आदेश दे दिया। कोई ज़रूरत नहीं विक्रम, मैंने कभी 82 लफाइट नहीं पी है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत महंगी है। हम साधारण रेड वाइन पी सकते हैं। लता मिश्रा ने जल्दी से कहा। मिश्रा जी, निश्चिंत रहें, आज का भोजन हमारी ओर से निःशुल्क है। चंद्रा मुस्कुराई और इस चिंता में कि कहीं विक्रम सिंह गलत ना समझ ले, उसने अध्याय 31 छिपा हुआ दुनिया का धन कुबेर। विक्रम जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? चंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर लिए, जो वास्तव में एक अभूतपूर्व सेवा थी। हमारे लिए 82 लफाइट की 2 बोतलें लाओ और अपना सबसे महंगा कैवियार सेट मील तैयार करो। अगर कोई कमी होगी तो हम आपको बता देंगे। विक्रम सिंह ने कहा। वे आने से पहले ही खाने पीने के बारे में चर्चा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सीधे आदेश दे दिया। कोई ज़रूरत नहीं विक्रम, मैंने कभी 82 लफाइट नहीं पी है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत महंगी है। हम साधारण रेड वाइन पी सकते हैं। लता मिश्रा ने जल्दी से कहा। मिश्रा जी, निश्चिंत रहें, आज का भोजन हमारी ओर से निःशुल्क है। चंद्रा मुस्कुराई और इस चिंता में कि कहीं विक्रम सिंह गलत ना समझ ले, उसने तुरंत कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बिल चुका दूंगी। आज ही नहीं, बल्कि भविष्य में जब भी आप तीनों यहाँ आएंगे तो सब कुछ मुफ्त होगा। ये सुनकर लता मिश्रा और प्रिया शर्मा और भी ज्यादा अचंभित रह गए। वे लोग समृद्ध जीवन जी चुके थे, इसलिए वे जानते थे कि विक्रम सिंह द्वारा मंगाए गए व्यंजन कितने महंगे थे। एक मेज की कीमत को अगर रुपयों में परिवर्तित किया जाए तो वो कम से कम 50 लाख से अधिक होगी। सब कुछ मुफ्त में, और ये बात भविष्य पर भी लागू होती है। इसके मुफ्त होने की चिंता मत करो, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। विक्रम सिंह ने इसे टालते हुए कहा। जाओ और खाना तैयार करो। वैसे क्या होटल में इंपीरियल रेड रोब चाय मिलती है? चंद्रा हंसी। विक्रम जी की किस्मत अच्छी है। इंपीरियल रेड रोब एक ऐसी चाय है जिसे पैसे से खरीदना संभव नहीं है। हमारे होटल में इसका थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है। भोजन से पहले आप सभी चाय का स्वाद चखकर शुरुआत कर सकते हैं। विक्रम, इतना खर्चीला होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि शाही लाल वस्त्र की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। लता मिश्रा ने कभी इंपीरियल रेड रोब का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। ये चाय अत्यंत दुर्लभ थी। हर अमीर व्यक्ति इसे पीने का सामर्थ्य नहीं रखता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है। माँ, आज बस मजे करो, तुम्हारे दामाद के पास पैसा है और हमें बिना किसी चिंता के जहां जरूरी हो वहां खर्च करना चाहिए। थोड़ी देर में चाय आ गई। चंद्रा मुस्कुराई। व्यंजन जल्द ही आ जाएंगे। अगर आप तीनों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अभी बाहर जा रहा हूं। उसने विक्रम सिंह के भोजन में दखल देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो बाहर गया और खुद विक्रम सिंह की सुरक्षा के लिए पहरा देने लगा। निजी कमरे के अंदर तीनों ने चाय की चुस्कियां ली, जिससे एक खुशनुमा माहौल बन गया। प्रिया शर्मा लता मिश्रा की भावनाओं को साझा नहीं करती थी। उसकी नज़र में इतना ही काफ़ी था कि वो विक्रम सिंह को पसंद करती थी और विक्रम सिंह उसे पसंद करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विक्रम सिंह की क्या स्थिति थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जब तक वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, उतना ही काफ़ी था। वो भी पैसे कमा सकती थी। दूसरी ओर लता मिश्रा कुछ घबराई हुई थी। जैसे जैसे वो उससे बातचीत करती गई, विक्रम सिंह उतना ही रहस्यमय लगने लगा। जब उसने पहली बार विक्रम सिंह की जानकारी देखी तो वो लगभग पागल हो गई थी, ये सोचकर कि उसकी बेटी को आग के गड्ढे में धकेल दिया गया है। बाद में जब विक्रम सिंह ने डॉक्टर अर्जुन पटेल से प्रिया शर्मा की बीमारी का इलाज आयुर्वेद और आधुनिक तरीके से करवाया, तो उसे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है जो प्रिया को जीवन भर खुश रख सकता है
और एक साधारण व्यक्ति होना बुरा नहीं है। लेकिन आज अचानक उसे लगा कि शायद प्रिया विक्रम सिंह के लायक नहीं है। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे चिंता थी कि विक्रम सिंह सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल ये विक्रम सिंह की अपनी चिंता थी, इसीलिए उसने पहले अपनी पहचान छिपाई रखी थी, क्योंकि वो लता मिश्रा और प्रिया शर्मा पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। और अब ये बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा कि पहले था। सौभाग्यवश उसने केवल यही दिखाया था कि वो धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर लता मिश्रा को पता होता कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी सिंह कॉरपोरेशन का बॉस है, तो शायद वो और भी ज्यादा दबाव महसूस करती। माँ, मुझे पता है कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। जब तक आप मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती, मैं प्रिया को नहीं छूऊंगा। उसके बिना आज मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस दिन आप सचमुच मुझे परिवार का हिस्सा मानेंगी और मेरी पहचान की परवाह करना छोड़ देंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। लता मिश्रा ने अजीब सी मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह उसके विचारों को भली भांति समझ जाएगा। ठीक उसी समय खाना परोसा गया, जिससे लता मिश्रा की शर्मिंदगी को आसानी से छुपा दिया गया। प्रिया शर्मा ने मासूमियत से विक्रम सिंह से पूछा, चाचा जी, आपका क्या मतलब है? मैं समझती नहीं। इसका क्या मतलब है कि मेरे बिना आज तुम नहीं होते? विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, इसलिए क्योंकि चाचा जी, मुझे महिलाओं द्वारा धोखा दिए जाने का इतना डर था कि मैंने कभी शादी ना करने की योजना बनाई थी, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। मैं भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी माहिर हूं। ये लड़की। लता मिश्रा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। विक्रम सिंह भी हंस पड़ा। निजी कमरा गर्माहट से भरा हुआ था। खाना खाने के बाद चंद्रा ने खुद उन तीनों को घर तक गाड़ी से छोड़ा। आखिरकार वे सभी शराब पी रहे थे। चाचा जी, मैंने महसूस किया है कि मैं सचमुच आपको पसंद करने लगा हूं। दरअसल आपको हम पर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उतना ही काफ़ी है। थोड़ी शराब पीने के बाद प्रिया शर्मा को हल्का नशा हो गया था। उसने साहसपूर्वक वो बात कह दी जो वो सामान्यतः कहने की हिम्मत नहीं करती थी। मूर्ख, कोई पुरुष बिना पैसा खर्च किए किसी महिला के प्रति अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है? पैसों की कमी की बात ना करें तो मेरे पास पैसे हैं, और भले ही मैं उन्हें आप पर खर्च ना करूं, फिर भी हमारा परिवार उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए प्रिया शर्मा की नाजुक नाक को छेड़ दिया। वो पहले बहुत धनी हुआ करता था, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसे सच्चा प्रेम नहीं मिला था। पिछले कुछ दिनों में हालांकि उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं थी जो उनकी चापलूसी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में किसी को पसंद करने और बदले में प्यार पाने की खुशी का अनुभव किया। अपने करियर में सफल, परिवार के स्वस्थ सदस्यों के साथ और एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे। उन्हें केवल प्यार की कमी थी। जब वे घर पहुंचे तो लता मिश्रा और उनकी बेटी प्रिया शर्मा सो गईं, जबकि विक्रम सिंह अकेले बाहर सिगरेट पीने के लिए और घर पर फोन करने के लिए चला गया। पिताजी, माताजी, मुझे अपने जीवन का दूसरा हिस्सा मिल गया है। फोन पर मौजूद माता पिता विक्रम सिंह के लिए खुश थे। बेटा, तुम अपनी पत्नी को घर कब लाओगे? अपने माता पिता को भी देखने देना। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं करूंगा। आप दोनों अपना ख्याल रखना और जब चाहे पटना शहर आने में संकोच नहीं करना। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इन सभी सालों में मेरे बड़े भाई और भाभी ने ही आपकी देखभाल की। पैसों के मामले में मेरे भाई को परेशान मत करना। कुछ ही समय में मैं अपनी पत्नी और अपनी सास को दिल्ली लेकर आऊंगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? विक्रम सिंह ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? घर जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही अधिक चहल पहल होती है। बस क्या आपकी सास से बात करना आसान है? वो एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, शायद ही किसी से बहस करती हैं। विक्रम सिंह ने जवाब दिया। वाह, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। आपको यहाँ हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जल्दी से एक पोता या पोती पैदा कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे और पोता पोती बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं। विक्रम सिंह मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। मुझे सोने जाना है और आप दोनों को भी जल्दी सो जाना चाहिए। ये बच्चा जैसे ही ये विषय उठता है हमेशा बहाने बनाने लगता है। ठीक है, अब सो जाओ। फोन रखने के बाद विक्रम सिंह मुस्कुराया। उन्हें सचमुच बहुत खुशी महसूस हुई। माता पिता समझदार, भाई बहन सौहार्दपूर्ण, पत्नी दयालु और सास तर्क संगत। उस रात और कोई बात ना हुई। लता मिश्रा अगले दिन नाश्ते के बाद काम पर चली गई। जगदीश वर्मा के लोगों द्वारा उसकी कार पहले ही पहुंचा दी गई थी। इसी समय प्रिया शर्मा को एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि निर्माण स्थल पर एक दुर्घटना हो गई है। वो बहुत चिंतित थी।
आखिरकार ये पहली परियोजना थी जिसकी जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। अगर वो इसे बिगाड़ देती तो उसे सचमुच ऐसा लगता कि उसने विक्रम सिंह के समर्थन को निराश किया है। चिंता मत करो, अगर आसमान गिर जाए तो तुम्हारा पति उसे थाम लेगा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कार में बैठकर निर्माण स्थल की ओर चला गया। विक्रम सिंह की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। कोई फिर से झगड़ा मोल ले रहा था। उन्हें एक पल के लिए भी ये विश्वास नहीं था कि इसके पीछे कोई नहीं है। अध्याय 32 सिरिंज की शक्ति। पटना के उपनगरीय निर्माण स्थल। प्रिया शर्मा ने घायल श्रमिकों और टूटी फूटी निर्माण सामग्री को देखकर अपनी भौएं सिकोड़ी। वो बेहद गुस्से में थी। उसके दिल में आग धधक रही थी। उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन विक्रम सिंह ने उसे रोक दिया। इतने मामूली मामले में पुलिस को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तब जब ये लोग स्पष्ट रूप से आदतन अपराधी हैं। सबूतों के अभाव में पुलिस आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। सबसे पहले श्रमिकों को दिलासा दें, उन्हें कार्यस्थल पर हुई चोट के लिए मुआवजा दें और साथ ही उपचार में मदद के लिए यहां एक डॉक्टर को बुलाएं। विक्रम सिंह ने डॉक्टर अर्जुन पटेल का नंबर डायल किया। एक मेडिकल टीम भेजो, मेरी पत्नी के कर्मचारियों पर हमला हुआ है। फिर उसने फोन काट दिया और दूसरा नंबर डायल किया। यह जगदीश वर्मा का था। झांग क्यूई का समर्थन करना ठीक इसी तरह की परिस्थितियों के लिए था। शर्मा जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने लोगों की पिटाई की है, उन्होंने सड़क पर अवरोध भी लगा दिया है। आने जाने वाले किसी भी वाहन को अत्यधिक टोल शुल्क देना होगा। ड्राइवर पिटने और भारी टोल चुकाने के डर से इधर आने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा जिन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ हमने पहले रेत के लिए सहयोग किया था, जैसे कि बालकृष्ण और अन्य, उन्होंने अचानक हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया है। सामग्री के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। समय पर निर्माण कार्य पूरा करना असंभव है। निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार प्रबंधक असहाय प्रतीत हो रहा था। क्या आपको पता है कि वे कौन हैं? विक्रम सिंह ने पूछा। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन वे सभी क्रूर दिखते हैं। निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। मैनेजर को पता था कि विक्रम सिंह बहुत ही काबिल व्यक्ति है और इसलिए वह उसके सवाल का जवाब न देने की हिम्मत नहीं कर सका। विक्रम सिंह ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना ही होगा, वरना भले ही इस बार नाकाबंदी करने वालों को भगा दिया जाए, अगली बार कोई और आकर परेशानी खड़ी कर देगा। ये लोग बहुत ही चालाक थे। पुलिस के आते ही वे भाग जाते थे और उनके जाने के बाद वापस आ जाना। अधिक से अधिक उन पर कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था और उनकी दुर्भावना केवल बढ़ती ही जाएगी। इसके अलावा ये लोग वाकई दिलचस्प थे। वे समुदाय से आने वाले वाहनों को कभी नहीं रोकते थे, केवल सामग्री पहुंचाने वाले ट्रकों को रोकते थे। इसलिए उन्हें यहां आते समय रोका नहीं गया। सड़क का यह हिस्सा केवल एक सीमेंट की सड़क थी, जिसका निर्माण ग्राम ग्राम संपर्क परियोजना के दौरान किया गया था। अगर गांव वाले नाकाबंदी कर देते तो बात समझ में आती, लेकिन ये लोग साफ तौर पर गांव के नहीं थे। वे जानबूझकर झगड़ा करने के इरादे से यहां आए थे। उसी समय फोन की घंटी बजी। भाई, यहां एक अवरोध है, वे हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। फोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अर्जुन पटेल था। वो स्वयं उपस्थित हो गए थे। क्या मुझे अब भी आपको ये सिखाने की जरूरत है? क्या तुम वो सारी बातें भूल गए हो जो मैंने तुम्हें उस समय सिखाई थीं? विक्रम सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। हे भाई, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। आपने पहले भी हमसे कहा था कि हम बेवजह परेशानी खड़ी ना करें। डॉक्टर अर्जुन पटेल हंस पड़ा। मुसीबत से बचना एक बात है, लेकिन अगर कोई आपको परेशान करे तो वो बिल्कुल अलग बात है, विक्रम सिंह ने कहा। समझा। भाई, कृपया हमारा इंतजार करो, हम आ रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन पटेल ने कॉल समाप्त कर दी। बैरिकेड पर कई ट्रैफिक कोन क्षितिज रूप से रखे गए थे और उनके आसपास लोगों का एक समूह खड़ा होकर धूम्रपान कर रहा था और बातें कर रहा था। क्या आप यहां से डॉक्टर से इलाज करवाने के बारे में सोच रहे हैं? सपने देखते रहो। बिल्कुल, अगर कोई हमारी भाटिया सिक्योरिटी के लोगों पर हमला करता है और हम उन्हें सबक नहीं सिखाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कितने सख्त हैं? भाई श्याम ने इस व्यापारिक सौदे से सचमुच लॉटरी जीत ली है। इन बदमाशों से निपटना तो बहुत आसान है। भाई हुदी, सिगरेट पी लो। भाई हुदी यानी मिसेज हुदी, जो राहुल मेहता का प्रेमी है और वही है जिसकी फरारी को विक्रम सिंह ने क्षतिग्रस्त किया था। फरारी वाली घटना के कारण मिसेज हुदी को भाटिया सिक्योरिटी ने बुरी तरह पीटा था और वह अभी भी चोटों से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, उन्हें फरारी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे भी देने पड़े। इस बार तो उसे इस निर्माण स्थल से ही इसे वापस कमाना होगा, है ना? भाई हुदी, चिंता मत करो, इस निर्माण स्थल पर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। एक बार जब हम उन्हें काम करने से रोक देते हैं, हम कुछ सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें 10 गुना कीमत पर सामान बेचेंगे। उनके पास हमसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और उस समय हम ही इसका लाभ उठाएंगे। उसके बगल में फूलों वाली शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही होशियार हो बच्चे। जैसे ही उसने यह कहा, जिस मेडिकल वाहन को उन्होंने रोका था अचानक यू टर्न लेकर वापस आ गया
और इसकी रफ्तार बेतहाशा बढ़ गई। मिसेस हुडी और बाकी लोगों को डर के मारे तुरंत वहां से हटना पड़ा। प्लास्टिक से बने ट्रैफिक कोन बेकार साबित हुए। वे तुरंत एक तरफ गिर गए। तुम कमीने हो, क्या तुम जान बचाने वाले डॉक्टर हो या पागल हो? तुम तो बिल्कुल पागल हो। हमें पुलिस को बुलाना होगा, ये जानबूझकर की गई हत्या है। क्या कहें बेवकूफ, क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? मिसेस हुडी ने उस उद्दंड व्यक्ति को गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति मेडिकल वाहन से बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में 2 सिरिंज थीं। प्रत्येक सिरिंज में एक अज्ञात तरल पदार्थ भरा हुआ था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये था डॉक्टर अर्जुन पटेल, जिसे कभी मुस्कुराता हुआ बाघ के नाम से जाना जाता था। यह व्यक्ति मिलनसार था और हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह आगे क्या करेगा। एक घटिया डॉक्टर जो लोगों को सिरिंज से डराने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे जान से मार दूंगा। उनमें से एक ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के इरादे से डॉक्टर अर्जुन पटेल पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ डॉक्टर अर्जुन पटेल के करीब आया, उसे अचानक एक चुभन महसूस हुई, मानो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। दर्द हुआ और तुरंत ही उसे अपनी बाह में सुन्न कर देने वाला दर्द महसूस हुआ, और फिर वो दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। तब वो बिल्कुल भी ताकत जुटाने में असमर्थ हो गया। डॉक्टर अर्जुन पटेल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। पलक झपकते ही 5 पुरुषों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र वाले घाव हो गए। डॉक्टर अर्जुन पटेल की गतिविधियां बिजली की तरह तेज थीं और लगभग सटीक। इस समय वो बिल्कुल भी डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक खूंखार योद्धा जैसा लग रहा था। तभी मिसेस हुडी और अन्य लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे जो भी हथियार मिले उन्हें उठा लें। इन लोगों के हथियार सब काम चलाऊ थे। लोहे की छड़ें, लकड़ी की छड़ें और यहां तक कि लोहे और लकड़ी के तख्ते भी। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अपने साथ चाकू ले जाने की हिम्मत नहीं की। मेडिकल वाहन में मौजूद डॉक्टर और नर्सें बेहद डरे हुए थे, इस आशंका से कि डॉक्टर अर्जुन पटेल मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो ये थी कि 1 दर्जन से अधिक लोगों के हमले का सामना करते हुए डॉक्टर अर्जुन पटेल मानो सहजता से लहरों पर नाच रहा था। उन्होंने कुशलतापूर्वक हर हमले से खुद को बचाया। फिर दूसरी तरफ की हार हुई। अंत में केवल मिसेस हुडी ही शेष रह गईं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि भाटिया सिक्योरिटी कंपनी कितनी शक्तिशाली है? मिसेस हुडी लड़खड़ाने लगी थीं। एक मूर्ख भी देख सकता था कि डॉक्टर अर्जुन पटेल लड़ाई में कितना शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता और मुझे जानने में भी दिलचस्पी नहीं है, डॉक्टर अर्जुन पटेल मुस्कुराते हुए उदासीनता से जवाब दिया, और उसी समय उसने मिसेस हुडी की दोनों भुजाओं में 2-2 सिरिंज चुभो दी। उस क्षण मिसेस हुडी को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो और उसका शरीर शक्तिहीन हो गया हो। इस बार तो सिर्फ एनेस्थेटिक दिया गया है, थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाएंगे। अगली बार मुझे नहीं पता कि मेरी सिरिंज में क्या होगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि मुझे तुम आसपास नहीं दिखोगे। या तो रिंग कर भाग जाओ या किसी से कहो कि तुम्हें उठा कर ले जाए, बस वहां से निकल जाओ। डॉक्टर अर्जुन पटेल ने सिरिंजों को एक तरफ रख दिया और मेडिकल वाहन में चढ़ने के लिए मुड़ गया। जमीन पर लेटे हुए पुरुषों के समूह को देखकर उसने उपहासपूर्वक कहा, तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि ये मैं था। अगर ये मेरा भाई होता तो कम से कम आप सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता। चिकित्सा वाहन निर्माण स्थल की ओर रवाना हुआ। मिसेस हुडी का दिमाग ही एकमात्र ऐसा हिस्सा था जो कुछ हद तक स्पष्ट था। उसके बाकी शरीर में सुन्नपन और झंझनाहट हो रही थी। राष्ट्रपति श्याम को तुरंत फोन करो, इस बार हम मुसीबत में हैं। हमारा सामना एक असाधारण व्यक्ति से हुआ है। वह कई वर्षों तक भाटिया सिक्योरिटी कंपनी का उपाध्यक्ष रहा था और उसने कई दबंग लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह के दुर्मेह व्यक्ति को देखना पहली बार था। वास्तव में भयानक था। अध्याय 33 मालिक माफी मांगने आते हैं, भाग 1। निर्माण स्थल पर प्रिया शर्मा घायल श्रमिकों को सांत्वना दे रही थीं। अब मजदूर भी बहुत डरे हुए थे। कुछ पैसे कमाना आसान नहीं था और उन्हें मार खाने का जोखिम भी उठाना पड़ता था। वे अब और काम नहीं करना चाहते थे। ये स्थिति प्रिया शर्मा के लिए बेहद कष्टदायक थी। विक्रम सिंह आगे बढ़कर बोला, आप सभी, मैं भी कभी मजदूर था। मैं आप सबकी कठिनाइयों को समझता हूँ। घर पर हम सभी को बुजुर्गों की देखभाल करनी होती है और बच्चों का पालन पोषण करना होता है। दिन भर तेज धूप में काम करने के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी हम मुश्किल से ही कुछ कमा पाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। इसके अलावा काम से संबंधित चोटों के मुआवजे के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलेंगे। सभी चिकित्सा शुल्क माफ कर दिए जाएंगे। अगर दोबारा ऐसी कोई घटना होती है तो सभी को 10 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण स्थल पर भोजन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि हर दिन हर भोजन में मांस शामिल हो।
दरअसल प्रवासी श्रमिकों की मांगें वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। अतिरिक्त 10,000 रुपये कमाने या बेहतर भोजन प्राप्त करने से वे वास्तव में संतुष्ट हो जाएंगे। अब जब विक्रम सिंह काम से संबंधित चोटों के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये की पेशकश कर रहा था तो वे स्वाभाविक रूप से खुश हुए। ये लोग अधिक पैसा कमाने और अपने बच्चों और पत्नियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे सचमुच अपना सब कुछ देने को तैयार थे। शर्मा जी, विशेष निधि में इस प्रकार का कोई व्यय नहीं है। हालांकि प्रिया शर्मा विक्रम सिंह के दृष्टिकोण से सहमत थीं, लेकिन पैसों की समस्या बहुत गंभीर थी। चिंता मत करो, मैं सामग्री की लागत कम करने के लिए बातचीत करूंगा और उसकी भरपाई वहीं से करूंगा, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा हमारे निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ करने वालों ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। आप निश्चिंत रहें, मैं भले ही धनी हूं, लेकिन मैं धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। जो कुछ दूसरे लोग हमें देते हैं, हमें उसमें से एक पैसा भी नहीं गंवाना चाहिए। विक्रम सिंह को देखकर प्रिया शर्मा असीम प्रशंसा से भर गईं। वह कब तक विक्रम सिंह जैसी सक्षम व्यक्ति बन पाएगी? वित्त, प्रिया शर्मा ने पुकारते हुए कहा। प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये सीधे उन्हें दे दो। समझ गया शर्मा जी। जरा ठहरिए, साइट के प्रभारी प्रबंधक ने चिल्लाकर कहा। शर्मा जी, सड़क अवरोध का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। क्या अध्यक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के इस तरह के खर्च पर सहमत होंगे? लाओजू, मुझे पता है कि आप दादाजी शर्मा के आदमी हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं और क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इस परियोजना के हितों को नुकसान पहुंचे। मेरी परियोजना विशेष निधियों से सहायता प्राप्त है। जब तक अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं होता तब तक इसे निदेशक मंडल से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ नाम मात्र का मुखिया हूँ? जहाँ तक बाधा की बात है, मैं उसे स्वाभाविक रूप से दूर कर लूंगा। बस निर्माण स्थल का अच्छे से प्रबंधन करें। प्रिया शर्मा अचानक गंभीर हो गईं। विक्रम सिंह को उसका गंभीर व्यवहार देखना अच्छा लगता था। मैं समझता हूं, साइट के प्रभारी व्यक्ति ने कहा। हालांकि मन ही मन वो इसे हल्के में ले रहा था। एक छोटी बच्ची, वह कौन सी समस्याओं का समाधान कर सकती है? ठीक उसी समय एक एम्बुलेंस निर्माण स्थल में दाखिल हुई। भाई विक्रम, डॉक्टर अर्जुन पटेल गाड़ी से नीचे कूदी और उसने फ्रांसीसी शैली में विक्रम सिंह का अभिवादन किया। समस्या का अस्थायी समाधान हो गया है। वे लोग अब किसी भी वाहन को नहीं रोक पाएंगे। हालांकि वे लोग भाटिया सिक्योरिटी कंपनी से हैं और उनके अध्यक्ष श्याम भाटिया पटना शहर में एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। उससे निपटना आसान नहीं है। इसके लिए आपको खुद हस्तक्षेप करना होगा भाई विक्रम। पहले श्रमिकों का चिकित्सा उपचार करवाएं, विक्रम सिंह ने सिर हिलाते हुए और डॉक्टर अर्जुन पटेल के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। ये दृश्य देखकर प्रिया शर्मा पूरी तरह से अचंभित रह गईं। वह डॉक्टर अर्जुन पटेल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर लोगों को भी उसके सामने सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ता था, और क्या विक्रम सिंह उसके साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार कर रहा था? दुनिया बहुत तेजी से बदल गई थी। वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। डॉक्टर अर्जुन पटेल ने डॉक्टरों और नर्सों को बुलाकर चिकित्सा वाहन का उपयोग करके एक अस्थायी अस्पताल स्थापित करने का आदेश दिया। सौभाग्य से श्रमिकों की चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, इसलिए उनसे निपटना अपेक्षाकृत आसान था। कुछ देर बाद और भी लोग आ गए। इस बार तो निर्माण स्थल के प्रभारी व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। ऑडी, मर्सिडीज और BMW जैसी कई लग्जरी कारों ने इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके पीछे ट्रकों की एक लंबी कतार चल रही थी, जो निर्माण स्थल पर सबसे अधिक आवश्यक निर्माण सामग्री से लदे हुए थे। वहां कुछ लोग सुरक्षा वर्दी पहने हुए भी थे। लग्जरी कारें सड़क किनारे रुक गईं। इसके बाद ट्रक निर्माण स्थल में सामग्री उतारने के लिए प्रवेश कर गए। लग्जरी कारों से करीब दर्जन भर लोग बाहर निकले। सभी धनी दिख रहे थे। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति जगदीश वर्मा था। शर्मा जी, आपने जो मुझे कार्य सौंपे थे, मैंने उन्हें पूरा कर लिया है और सामग्री भी मैं स्वयं लेकर आया हूं। इन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं ने भी माफी मांगने के लिए आकर पहले की कीमत से आधी कीमत पर सामान बेचने की पेशकश की है। जगदीश वर्मा ने सबसे पहले प्रिया शर्मा से संपर्क किया, न कि विक्रम सिंह से। यही विक्रम सिंह का इरादा था। अब वह प्रिया शर्मा के लिए अधिकार स्थापित करना चाहता था, ताकि शर्मा कॉरपोरेशन के भविष्य के प्रबंधन के लिए एक अच्छी नींव रखी जा सके। प्रिया शर्मा कुछ हद तक अचंभित थीं, लेकिन विक्रम सिंह के होठों के कोने पर मुस्कान देखकर वह सब कुछ समझ गई थीं। उसे सचमुच स्वर्ग की प्रेमिका होनी चाहिए, तभी उसे इतना अच्छा पति मिला है। बिना कोई आवाज किए उन्होंने कुशलतापूर्वक सब कुछ संभाल लिया। शर्मा जी, हमें वास्तव में खेद है। हमें इससे पहले ये नहीं पता था कि आप जगदीश वर्मा जी के मित्र हैं। शर्मा जी, पिछली घटना के संबंध में हमें भी किसी ने धमकी दी थी। कृपया इसे दिल पर न लें। अब जब हमें जगदीश वर्मा जी का हार्दिक निमंत्रण मिल गया है, तो हम किसी से नहीं डरते। जहां तक सामग्रियों की बात है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको इनकी ज़रूरत है, हम जल्द से जल्द डिलीवरी की गारंटी देते हैं और कीमत निश्चित रूप से आधी होगी। सामग्री आपूर्तिकर्ताओं ने एक के बाद एक प्रिया शर्मा से माफ़ी मांगी और फिर अपने वादे किए।
इसके बाद जगदीश वर्मा ने विक्रम सिंह के पास जाकर कहा, बॉस, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। कुल मिलाकर 50 सुरक्षाकर्मी हैं जिन्हें सिंह कॉरपोरेशन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और उन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे निर्माण स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत अच्छा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाते हुए जगदीश वर्मा के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, क्या मेरी सास चंद्रा इंडस्ट्रियल में ठीक है? सिर्फ अच्छी ही नहीं, चाची बेहद काबिल हैं। मुझे अब कंपनी में शायद ही कुछ संभालने की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें वहाँ के कामकाज की अच्छी समझ हो गई है और चंद्रा इंडस्ट्रियल का विकास निश्चित रूप से पहले से बेहतर होने वाला है। वह वाकई में साल की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का खिताब पाने की हकदार हैं। जगदीश वर्मा ने प्रशंसा की। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ और पेशेवर सहायक उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। हम उसे थकने नहीं देना चाहते। इसके अलावा उसके लिए एक ड्राइवर का इंतजाम करो और याद रखना, सिंह कॉरपोरेशन का कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ने में सक्षम हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी सास को फिर से परेशान किया जाए। ये तो छोटी सी बात है, बॉस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है, जगदीश वर्मा ने कहा। बॉस, चंद्रा ने अपनी एक पर्सनल महिला ड्राइवर भेजी है जो उनकी अंगरक्षक भी है। अंजलि, सच में वह एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मुझे सबसे कम चिंता होती है। ठीक है, अपना काम जारी रखो। जगदीश वर्मा ने सिर हिलाया और फिर प्रिया शर्मा के साथ समन्वय कार्य करने के लिए दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने प्रिया शर्मा को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। ये सुरक्षा विशेष रूप से चंद्रा इंडस्ट्रियल द्वारा परियोजना को गति देने के लिए प्रदान की गई है और शर्मा कॉरपोरेशन को इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। प्रिया शर्मा को पता था कि ये सब कुछ विक्रम सिंह द्वारा ही करवाया गया होगा। उसने सचमुच उसके लिए बहुत मेहनत की थी और बदले में उसे और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए। बॉस जा चुके थे, ट्रक जा चुके थे, लेकिन निर्माण स्थल का प्रबंधक अभी भी असमंजस की स्थिति में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया शर्मा ने ये सब कैसे कर दिखाया। रोहन शर्मा ने पर्दे के पीछे जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे पूरी तरह से विफल हो गईं प्रतीत होती हैं। अध्याय 34। कपड़ों की दुकान का मालिक गर्माहट देने आता है। ठीक है प्रिया, अब सब कुछ सुलझ गया है, चलो कुछ मजा करते हैं। आप कहाँ जाना चाहती हो? विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा को सचमुच एक राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार किया। हालांकि प्रिया शर्मा बहुत मेहनत करती थी, फिर भी वो चाहता था कि उसकी पत्नी अधिक आरामदेह जीवन जी सके। दरअसल एक ऐसी जगह है जहां मैं जाना चाहती हूं, प्रिया शर्मा ने कहा। चलो चलते हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। प्रिया शर्मा कार में बैठ गई और विक्रम सिंह यात्री सीट पर बैठ गया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। इस समय तक नाकाबंदी हट चुकी थी और वे लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। विक्रम सिंह मुस्कुराया। डॉक्टर अर्जुन पटेल ने अच्छा काम किया था। जब दोनों निर्माण स्थल से चले गए, चंद्रा इंडस्ट्रियल के कार्यालय भवन में एक आगंतुक का स्वागत किया गया। ये पहले वाली कपड़ों की दुकान का मालिक था। एक छड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे कई परिचारक चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक नाजुक बक्सा था। हम मिश्रा जी, लता मिश्रा की तलाश कर रहे हैं, कृपया उन्हें बता दें, दुकान मालिक ने सावधानी से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? मैं नहीं जानता, लेकिन आप मिश्रा जी को बता सकते हैं कि मैं कपड़ों की दुकान पर हुई घटना के लिए माफ़ी मांगने आया हूं। दुकान मालिक ने जवाब दिया। कृपया कुछ देर इंतजार करें। रिसेप्शनिस्ट ने उसे हैरानी भरी नज़रों से देखा और फिर एक नंबर डायल किया। क्योंकि कपड़ों की दुकान पर हुई घटना को सभी चैनलों पर प्रसारित होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। कुछ देर बाद लता मिश्रा नीचे आई। अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या ये अभी खत्म नहीं हुआ है? लता मिश्रा बहुत गुस्से में थी। ये लोग सचमुच उसका पीछा करते हुए कंपनी तक आ गए थे। मिश्रा जी, कृपया क्रोधित ना हो। हम यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं। देखिए, ये कपड़े आपके नाप के अनुसार खास आपके लिए सिलवाए गए हैं। कुल मिलाकर 10 सेट हैं, जिनमें से प्रत्येक सेट की कीमत 10,000 से अधिक है। 10 सेटों के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। दुकान मालिक ने जल्दी से समझाया। लता मिश्रा ने भौहें चढ़ाईं और असमंजस में पड़ गईं। तुम्हें असल में क्या चाहिए, बस बता दो, उसने कहा। दुकान मालिक ने कहा, पिछली बार विक्रम जी ने मुझ पर दया दिखाई, मुझे बख्श दिया और सिर्फ मेरा एक पैर काटा, और ये पैर कुछ महीनों में ठीक हो जाना चाहिए। उनकी दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमें कुछ करना होगा। इन 10 कपड़ों के अलावा आपके लिए एक सदस्यता कार्ड भी है। इसके साथ आप मेरी किसी भी शाखा में जा सकते हैं और सभी कपड़े मुफ्त होंगे। लता मिश्रा तुरंत समझ गई। महत्वपूर्ण उसका चेहरा नहीं था, बल्कि विक्रम सिंह का चेहरा था। इस तरह की घटनाएं इतनी बार घटित हो चुकी थी कि वो उनके प्रति उदासीन होती जा रही थी। मैं एक फ़ोन करती हूँ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लता मिश्रा ने विक्रम सिंह का नंबर डायल किया।
माँ, बस इन्हें स्वीकार कर लीजिए और साथ ही हमारे कार्यालय के प्रत्येक सहकर्मी के लिए कम से कम 3,000 रुपये मूल्य का एक कपड़े का सेट तैयार करने के लिए कहिए। इसके बाद इस मामले को यहीं समाप्त मान लेते हैं। फोन पर बात करते हुए विक्रम सिंह ने लापरवाही से कहा, क्या तुम पागल हो? हमारे कार्यालय में 1,000 से अधिक सहकर्मी हैं। क्या हम प्रत्येक के लिए एक अलग सेट तैयार कर सकते हैं? अगर प्रत्येक की कीमत 3,000 है तो कुल मिलाकर 30 लाख हो जाते हैं। क्या वो सहमत होगा? हमें जहां तक संभव हो नरमी बरतनी चाहिए। चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। लता मिश्रा ने चिंता से कहा, चिंता मत करो माँ, वो निश्चित रूप से इसका खर्च उठा सकता है और इससे तुम्हें चंद्रा इंडस्ट्रियल में जल्दी से घुल मिल जाने में भी मदद मिलेगी। आखिरकार चंद्रा इंडस्ट्रियल के अधिकांश कर्मचारी अभी भी बॉस चंद्रा द्वारा छोड़े गए लोग ही हैं। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लता मिश्रा ने फोन काट दिया और काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और अपना अनुरोध रखा। दुकान मालिक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत सिर हिलाकर बोला, कोई बात नहीं, आप जो चाहें कह लें। अगर आप मेरी मदद कर दें तो ये सब एक मामूली बात है। इस जिले में उनकी कुल 10 शाखाएं हैं और उनकी मासिक शुद्ध आय 10 लाख से अधिक है। 30 लाख तो महज 3 महीनों की कमाई है। शांति खरीदने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना किसी और चीज से बेहतर है। और तो और, क्या पता इससे कोई संबंध भी बन जाए। लता मिश्रा हैरान रह गई, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? ये तो 30 लाख से भी अधिक है। दुकान मालिक मुस्कुराया और बोला, जब तक आप खुश हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। हालांकि साथ ही नाप लेने के लिए आना आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। लता मिश्रा ने अपना सिर हिलाया। आखिर विक्रम सिंह ने ऐसा क्या किया था कि वो 10 दुकानों के मालिक को इस तरह डरा दे। उसने रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर कहा, जाओ और इस ऑफिस बिल्डिंग में हर किसी को, हर विभाग को बताओ कि वो आकर अपना माप करवा ले। उन्हें बता दीजिए कि ये मेरी तरफ से दावत है, एक बड़े सौदे को अंतिम रूप देने की हमारी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कम 3,000 रुपये मूल्य का एक विशेष परिधान प्राप्त होगा। आप अपनी पसंद की स्टाइल चुन सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उत्साह से सिर हिलाते हुए विभागों को फोन करने लगी। वो उत्साहित क्यों ना होती? अपनी तनख्वाह से वो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर से सस्ते कपड़े ही खरीद सकती थी। उसके पूरे पहनावे की कीमत कुछ 100 रुपये ही थी। 1,000 रुपये के कपड़े खरीदने के लिए उसे कई महीनों तक तंगी झेलनी पड़ती और यहां उसे 3,000 रुपये की कीमत का एक खास परिधान मुफ्त में दिया जा रहा था। मुफ्त की चीज किसे पसंद नहीं आती? क्या ये अनाथालय है? मर्सिडीज एक अनाथालय के सामने रुकी और विक्रम सिंह ने कुछ उलझन के साथ पूछा, जी हां, इस अनाथालय की स्थापना मेरे पिता के धन से हुई थी, प्रिया शर्मा ने कहा। दुख की बात है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे चाचा अजय शर्मा ने अनाथालय को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी। मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे हैं। मुझे वाकई चिंता हो रही है। विक्रम सिंह ने ऊपर देखा और देखा कि अनाथालय अच्छी तरह से बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि अजय शर्मा ने वास्तव में काफी बड़ी रकम खर्च की होगी। हालांकि वो स्वयं अनाथ नहीं था, लेकिन उसने अतीत में कई अनाथों की मदद की थी। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर अर्जुन पटेल उनकी सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक था, इसलिए उन्हें अनाथों के प्रति विशेष स्नेह था। प्रिया मैम, गेट पर खड़े बूढ़े व्यक्ति ने प्रिया शर्मा को तब पहचान लिया जब वे कार से पास आ रहे थे। दादाजी, क्या आपको अभी भी मुझे याद है? बच्चे आजकल कैसे हैं? प्रिया शर्मा ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, जब से शर्मा कॉरपोरेशन ने इस जगह को धन देना बंद किया है, तब से हमें सरकार से ही कुछ राहत मिली है। हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं है। कई कर्मचारी कठिनाइयों को सहन नहीं कर सके और नौकरी छोड़ दी। अब तो सिर्फ हम बूढ़े लोग ही पहरा देने के लिए बचे हैं। आखिर ये बच्चों का घर है। मुझे अफसोस है, मैं बहुत देर से पहुंची हूं। प्रिया शर्मा को कुछ अपराध बोध महसूस हुआ। उसके पिता ने अनाथों को बेहतर जीवन देने का वादा किया था, लेकिन कुछ जटिलताओं के कारण अनाथालय को 1 साल से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। कारण तो थे, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए थे। प्रिया मैम, आपको उनसे जल्दी मिलना चाहिए। हाल ही में कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। बच्चों के इलाज के लिए डीन ने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए और अनाथालय की संपत्ति को गिरवी रख दिया। अब हम ऋण चुकाने में असमर्थ हैं और वे हमारी संपत्ति छीनने आ रहे हैं, बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से कहा। ये सुनकर प्रिया शर्मा जल्दी से गाड़ी चलाकर आंगन में दाखिल हो गई। बाहर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं और कोई अधीर होकर चिल्ला रहा था। कर्ज चुकाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चों के प्रति सहानुभूति, मुझे कौन हमदर्दी देगा भला? विक्रम सिंह ने भौएं चढ़ाई, दरवाजा खोला और प्रिया शर्मा के साथ अंदर चला गया।
उसी क्षण उन्होंने देखा कि अनाथालय का डीन जमीन पर घुटने टेके बैठा है, जबकि कुछ छोटे बच्चे डर के मारे एक साथ सिमटे हुए हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे डीन के बगल में घुटने टेके बैठे हैं। डीन जी, उठिए। प्रिया शर्मा चलकर आईं और डीन को उठने में मदद की। 50 साल की उम्र में डीन को इन बच्चों की खातिर दूसरों के सामने घुटने टेकने पड़े थे। ये वाकई बहुत कठिन था। अध्याय 35 डायमंड कार्ड। आप किस बैंक से हैं? विक्रम सिंह आगे बढ़ा और पूछा। ध्यान से सुनिए, हम पटना बैंक से संबंधित हैं, जो विश्व बैंक महासंघ से संबद्ध है। विश्व बैंक महासंघ दुनिया का सबसे बड़ा बैंक संगठन है और ये हमारे जैसे बैंकों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हम एक वैध बैंक हैं, इसलिए जब हम घर को जब्त करने आएंगे तो हमारे पास इसका आधार होगा। नेता ने कहा, मैं पटना बैंक की गांवपो उपशाखा का प्रबंधक हूं। विश्व बैंक फेडरेशन? विक्रम सिंह मुस्कुराया। फिर उन्होंने डीन वर्मा की ओर मुड़कर पूछा, यहां वास्तव में क्या हो रहा है? क्या ये वैसा ही है जैसा वो कह रहा है? डीन वर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैनेजर बकवास नहीं कर रहा है, ये मेरी अक्षमता है, लेकिन भुगतान की अंतिम तिथि में अभी भी 2 दिन बाकी हैं और मैं बस एक समाधान के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहता था। आखिरकार इतने सारे बच्चों के लिए जगह ढूंढनी है। विक्रम सिंह ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो मैं पहले डीन वर्मा का कर्ज चुका दूंगा। क्या आप में से किसी के पास POS मशीन है? हाँ। क्या आप अभी भुगतान करने जा रहे हैं? मैनेजर कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। क्या कोई समस्या है? विक्रम सिंह ने पूछा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पैसा चुकाता है, बस हमें पैसा वापस मिल जाना चाहिए। कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हैं। मैनेजर ने सिर हिलाया। कार्ड स्वाइप करें और कागजी कार्रवाई को ठीक से संभालना सुनिश्चित करें। विक्रम सिंह ने एक कार्ड निकाला। हालांकि एक सामान्य बैंक कार्ड की तरह काम करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इसमें एक खूबसूरत हीरा जड़ा हुआ था। कार्ड देखते ही मैनेजर लगभग उछल पड़ा। ये वर्ल्ड बैंक फेडरेशन डायमंड कार्ड था और दुनिया भर में ऐसे कार्ड रखने वाले लोगों की संख्या 100 से भी अधिक नहीं थी। ये विश्व बैंक फेडरेशन के ब्लैक कार्ड से भी कहीं अधिक खतरनाक था। ब्लैक कार्ड पाने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक फेडरेशन के साथ 10 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की आवश्यकता थी, लेकिन डायमंड कार्ड पाने के लिए न केवल आपके पास 10 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होनी चाहिए थी, बल्कि आपको विश्व बैंक फेडरेशन में एक प्रमुख शेयर धारक भी होना चाहिए था। डायमंड कार्ड की ओवरड्राफ्ट सीमा 1 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं युवक, आपको ये कार्ड कहां से मिला? विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक दोस्त ने मुझे ये दिया था, विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। ये सरासर बकवास है। आप जैसे व्यक्ति को इतने प्रतिष्ठित बैंक कार्ड का मालिक बनने की योग्यता कैसे मिल सकती है? जल्दी करो, शाखा कार्यालय के सुरक्षा विभाग को फोन करो, उनसे कहो कि और लोग भेजें। मैनेजर ने अपने पीछे खड़े लोगों को चिल्लाकर बुलाया। विक्रम सिंह ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वो कॉल ना करें। ये कार्ड वाकई एक दोस्त का उपहार था। अपना काम करो और फालतू की बातों में मत पड़ो, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैनेजर ने विक्रम सिंह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फोन पर बात करना जारी रखा। विक्रम सिंह के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई और उसने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। कुछ ही समय पहले की बात है। ईस्ट ब्रांच से सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। ये देखकर प्रिया शर्मा काफी डर गई, जिसे ये भी नहीं पता था कि एक बैंक कार्ड इतना हंगामा खड़ा कर सकता है। डरिए मत, मैं इसे संभाल लूंगा। विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा को सांत्वना दी। फिर एक नंबर डायल किया। डोंगफेंग यू, दोस्त, तुमने मुझे जो कार्ड दिया था उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तुम्हें इसे संभालना होगा। बात करने के बाद उसने फोन काट दिया। मैनेजर हंसते हुए बोला, आप तो कमाल के अभिनेता हैं। अगर यहाँ कोई कम साहसी व्यक्ति होता तो शायद उसे सच में लगता कि आप हमारे विश्व बैंक फेडरेशन के अध्यक्ष को जानते हैं। अफसोस की बात है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। उसे हिरासत में ले और पुलिस के हवाले कर दें, मैं ये कार्ड सौंप दूंगा। मैनेजर की बात सुनते ही सभी सुरक्षाकर्मी विक्रम सिंह की ओर झपटे। तभी मैनेजर को एक फ़ोन कॉल आया। पहले तो उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि ये भारत में स्थित वर्ल्ड बैंक फेडरेशन के सर्वोच्च ऑफिस से आया हुआ संदेश था। वो इतना डर गया था कि उसने जल्दबाजी में फ़ोन का जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अब बहुत काबिल हो गए हो, है ना? क्या तुम डायमंड कार्ड को छुपाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है? डायमंड कार्ड हमारे वर्ल्ड बैंक फेडरेशन के डेटाबेस से जुड़े हुए हैं और यदि ये कार्ड धारक का नहीं है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तुम मूर्ख हो। किसी की योग्यता का निर्णय लेने से पहले क्या तुम उसकी जांच नहीं कर सकते? मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने मुझे पहले ही बहुत डांटा था। मैं लगभग डर के मारे मर ही जाता।
अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो न केवल मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा, बल्कि तुम्हारी जान की भी कोई गारंटी नहीं होगी। फोन के दूसरी तरफ से आ रही गालियों ने छोटे उप शाखा प्रबंधक को इतना डरा दिया कि वो सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फोन रखते ही वर्ल्ड बैंक फेडरेशन के ईस्ट सी शाखा के मैनेजर का फोन आया। ये भी उतनी ही निर्मम फटकार थी। कुछ बहुत गलत होने का एहसास होते ही उप शाखा प्रबंधक ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, उन्हें मत मारो। उन्हें डर था कि सुरक्षा कर्मियों को गंभीर चोट लग सकती है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि 10 सुरक्षा अधिकारी जमीन पर गिर चुके थे। विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए उससे बोला, देखो, मैंने कहा था ना कि मैं सही था। उप शाखा प्रबंधक ने मौके पर ही विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए और कहा, महाशय, ये मेरी लापरवाही थी। कृपया मेरी बातों को महज एक फाट समझें और इसे भूल जाएं। ठीक है, मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है, काम पर लग जाओ, विक्रम सिंह ने हाथ हिलाते हुए कहा। आखिरकार उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो इस तरह का व्यक्ति नहीं था जो एक बार बढ़त हासिल करने के बाद बेवजह जिद्दी बना रहे। इस कार्ड को अपने पास रखो और उन 3 लाख रुपए के बारे में मैंने अनाथालय की ओर से उन्हें पहले ही भुगतान कर दिया है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप अपना गुस्सा शांत कर लें। महाशय, उप शाखा प्रबंधक ने विक्रम सिंह को नहीं पहचाना, लेकिन वो समझ गया कि जो व्यक्ति अध्यक्ष डोंगफेंग यू को चिंतित कर सकता है वो निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। विक्रम सिंह ने डायमंड कार्ड को सहजता से स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कुछ तो समझ है। अब से सुनिश्चित करो कि तुम्हारा स्वागत स्पष्ट हो। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नाराज करना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बाहर निकलो। हाँ, हम निकल जाएंगे। उपशाखा प्रबंधक सुरक्षा गार्डों के समूह का नेतृत्व करता हुआ और जल्दी और शर्मनाक ढंग से भाग गया। इस दृश्य को देखकर अनाथालय के बच्चे और डीन वर्मा आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। प्रिया मैम, ये सज्जन कौन है? मेरे पति, प्रिया शर्मा ने गर्व से कहा। अगर ये पहले की बात होती तो शायद उसे ये कहने में शर्म आती, लेकिन अब उसने विक्रम सिंह को स्वीकार कर लिया था। वो उससे प्यार भी करने लगी थी। विक्रम सिंह अमीर था या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि विक्रम सिंह उससे सच्चा प्यार करता था। अगर वो थोड़ा बड़ा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार दोनों के बीच सिर्फ 8 साल का ही तो अंतर है। अब सब कुछ सुलझ गया है डीन वर्मा। मैं कंपनी में काम पर वापस लौट चुकी हूं। मैं अनाथालय के संचालन के लिए नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध कराने का पूरा ध्यान रखूंगी, ताकि बच्चों को अच्छा खाना, पेय पदार्थ और रहने की जगह मिल सके। प्रिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए डीन वर्मा का हाथ पकड़ा। प्रिया, क्यों ना हम अनाथालय को तुम्हारे नाम पर कर दें? इस तरह मैं खुशी खुशी पैसा खर्च करूंगा। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला। मुझे डर है कि इसके लिए मेरे चाचा अजय शर्मा की अनुमति की आवश्यकता होगी। प्रिया शर्मा ने आह भरी। वो जरूर मान जाएगा, विक्रम सिंह मुस्कुराया। अगर वो अजय शर्मा से निपटना चाहता तो ये बहुत आसान था, लेकिन ये काम प्रिया शर्मा को खुद ही करना था, इसलिए उसने अजय शर्मा को वहीं रहने दिया। अन्यथा अजय शर्मा ने जो कुछ किया था उसके बाद क्या वो अभी भी अमीर आदमी का प्रिटेंड करना चाहता था? अब अजय शर्मा को धमकी देकर अनाथालय के लिए जमीन सौंपने के लिए मजबूर करना बहुत आसान हो गया। लो डीन वर्मा, अभी के लिए ये पैसे ले लो, हम वापस आएंगे, प्रिया शर्मा ने कहा और जाते हुए शर्मा कॉर्पोरेशन से अभी अभी प्राप्त लाभांश में से कुछ पैसे निकाल लिए। ये तो उसका सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन फिर भी ये संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी थी। इससे अनाथालय में रहने वाले बच्चों के जीवन में कुछ समय के लिए सुधार लाने के लिए पर्याप्त था। धन्यवाद प्रिया मैम, डीन वर्मा ने अपार कृतज्ञता व्यक्त की। वो तो सिर्फ 3 लाख रुपए जुटाने की चिंता में थी और अब प्रिया शर्मा ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए थे। ये वास्तव में लंबे समय के लिए था।